साथी और भी हैं, उनका भी इनकाउंटर करके मर्डर कर दिया। अब ये कहना कि कहीं कार का टायर पंक्चर हो गया और उसने भागने की कोशिश करी, वहां पर उसको मारना पड़ा, गाड़ी पलट गई तो उसने मारने, अरे वो निहत्थे हैं, आपके पास है, अंडर अरेस्ट है, आप वो अकेला है, आप 6-6 4-4 6-6 8-8 गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, आप कैसे कोई भाग जाएगा अगर गाड़ी उलट जाएगी। एनकाउंटर होने के बाद पुलिस के ऊपर फूल महिलाएं पहनाई जा रही हैं, जो उनका वेलकम किया जा रहा है। आई थिंक द मैटर शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड इन अ वेरी फेयर मैनर। स्वागत है आप सबका ज्योतिकन वेब टीवी में। शिवरंजन की ओर से मेरे सारे दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ ज्योतिकन वेब टीवी में जो मुख्य मेहमान हैं वो हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कंवलजीत सिंह जी। कंवलजीत सिंह जी नमस्कार ज्योतिकन वेब टीवी। नमस्कार। आज ज्योतिकन वेब टीवी की टीम इनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेगी, कुछ कोर्ट को लेके जो संबंधित हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर आज ज्योतिकन की वेब टीम इनसे बातचीत करेगी। कंवलजीत जी, ज्योतिकन वेब टीवी पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। कंवलजीत जी, सबसे पहले एक गंभीर विषय इस वक्त जो पूरे देश में चर्चा का विषय है, विकास दुबे का इनकाउंटर। इससे पहले भी हैदराबाद एक रेपिस्ट को का इनकाउंटर किया गया विदाउट ट्रैक, उनको जो गोली मार के उसके मौत के घाट उतार दिया गया। आप बतौर लॉयर, क्योंकि एक वकील जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है और आप तो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं, तो आप इस इनकाउंटर की प्रथा से कितना सहमत हैं? ये आप ऐसे नहीं हम कह सकते कि एनकाउंटर की कोई प्रथा है, लेकिन ये एनकाउंटर बहुत दुर्भाग्य है अगर ये एनकाउंटर है तो। पर मैं इसलिए कोई ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझ रहा इस स्टेज पर, क्योंकि एक तो एसआईटी बन चुकी है, लेकिन जो आम पब्लिक के पास व्यू जा रहा है वो ये समझा जा रहा है कि ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इस केस में 8 पुलिस कर्मचारियों का मर्डर हुआ जी। उन 8 पुलिस कर्मचारियों के जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे, ये सब एडमिट करते हैं कि वो बहुत बड़े क्रिमिनल थे, क्रिमिनल गैंग के साथ किसी के साथ एसोसिएटेड थे। इनमें से सबका ही किसी ना किसी एनकाउंटर में मर्डर हो गया। जो और साथ वाले विकास दुबे एक हैं, जो उनके साथी और भी हैं, उनका भी इनकाउंटर करके मर्डर कर दिया। अब ये कहना कि कहीं कार का टायर पंक्चर हो गया और उसने भागने की कोशिश करी, वहां पर उसको मारना पड़ा, कहीं पर गाड़ी पलट गई तो उसने मारने, अरे वो निहत्थे हैं, आपके पास है, अंडर अरेस्ट है, आप वो अकेला है, आप 6-6 4-4 6-6 8-8 गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, आप कैसे कोई भाग जाएगा अगर गाड़ी उलट जाएगी, और कैसे आपसे कोई छीन लेगा, और फिर आपको उसको मारना पड़ेगा, ना कि गोली मारकर। अगर जब किसी को इतना ही डिफेंस में लेना है कि उसको इंजर करके या कोई ऐसा संविधान निकाल कर कि उसको जान से मारना पड़ेगा, या कि उसको इतना इंजर कर दिए या कोई ऐसी इंजरी दें जिसके कारण कि एटलीस्ट आप उसको कैप्चर कर सको, ताकि उसको आप कानून के हवाले करो। कहीं ना कहीं आपका स्पष्ट तौर पे मानना ये है कि ये जो इनकाउंटर है ये गलत हुआ है और कहीं ना कहीं वायलेशन है संविधान की। ये जो डेफिनेटली वायलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, क्रिमिनल लॉ की, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की। हर एक आरोपी को कानून के तहत चलना चाहिए, कानून के तहत ही उसको सज़ा मिलती है, कानून में ही प्रूव करना पड़ता है कि ये एक्चुअल में मर्डर भी यही था। और ये जो एनकाउंटर है इस केस में, ये somehow दो SIT दो हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिस मैटर, but somehow it does not seem to be very plausible. But let's see the findings of the SIT. Maybe the SIT will work little more and investigate in a fair and transparent manner, which we all are hoping and expecting from the SIT now. जी, लेकिन मैं कंवलजीत जी, इस तरह का ही हादसा हैदराबाद में हुआ एक रेपिस्ट के साथ। उसके पास उसने किसी को हथियार छीन कर नहीं भागा, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया, और उसको कहा पुलिस वालों को जिन्होंने ये एनकाउंटर किया था हैदराबाद में, उनका स्वागत किया गया, उनके ऊपर फूल गिरे गए। कहीं ना कहीं ये अदालतों के काम को प्रभावित करना, और लोग अपने आप ही पुलिस वाले कानून हाथ में लेने लग गए, अदालतों से, कानून से, संविधान से ऊपर उठ गए। क्या इनके खिलाफ
कोई अदालतों को या सुप्रीम कोर्ट को या स्टेट हाई कोर्ट्स को सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए? जहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस की पावर है, इट इज़ नॉट दैट द हाई कोर्ट और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट लुक इनटू दिस सेम, बट हैविंग सेड दैट देयर हैज टू बी a judicial process which needs to be followed. The judicial process is, again, I reiterate and repeat it, judicial process is that you have to catch the accused, that is your job. You have to investigate the matter, that is your job. You have to take the accused to a task, keep him in custody if he cannot be released on bail, that is your job. But beyond that, you should leave it to the courts. Whether any sentence can be granted, whether a person can be convicted or not convicted, that's a separate matter. और जो आप हैदराबाद की भी बात कर रहे हो, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ पर ये करने के बाद, एनकाउंटर होने के बाद पुलिस के ऊपर फूल महिलाएं पहनाई जा रही हैं, जो उनका वेलकम किया जा रहा है. आई थिंक द मैटर शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड इन अ वेरी फेयर मैनर. इट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. कमलजीत जी, क्या भविष्य में आप इस तरह की एनकाउंटर्स को, फेक एनकाउंटर्स को, बाद में उसकी जुडिशियल इंक्वायरियां बिठा दी जाती हैं, इनको रोकने के लिए आपको, क्योंकि आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, 40 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं, तो आप क्या सुझाव देंगे सरकारों को, न्यायपालिका को? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोर्ट मित्र बनाए जाते हैं, बाकायदा चीफ जस्टिस कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस जो है सुझाव लेते हैं आप सीनियर एडवोकेट से, तो आप ये इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाएं, इसके लिए आप, क्योंकि आपने कहा कि जो भी प्रोसेस हो वो जुडिशियल सिस्टम से हो, जो एक कानून का एक तरीका है, जो एक प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाए. यहाँ नहीं हुआ इस इनकाउंटर में, हैदराबाद वाले इनकाउंटर में, तो आप क्या सुझाव देंगे सरकारों को? मेरा ख्याल सरकारों को चाहिए, जो पुलिस फोर्स है हमारी, एक तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उनको खुद का काम करने देना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, पुलिस कर्मचारियों को जो इतने सेंसिटिव मैटर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो SITs कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, जिनसे हर एक इंडिया का सिटीज़न एक फेयरनेस एक्सपेक्ट करता है, हर एक सिटीज़न ये चाहता है कि ये खुद भी कानून की पालना करे और बाकी सिटीजन्स को भी पता चले कि कानून नाम की भी कोई चीज़ है. इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम ज़रूर होनी चाहिए. और जो बात आपने एक तीसरी कही, मैंने वो नहीं यूज़ करा था, जुडिशियल प्रोब, क्योंकि मेरा ये धारणा है कि जहाँ पर जुडिशियल प्रोब है वहाँ पर एटलीस्ट हम ज़्यादा फेयरनेस, ज़्यादा ओपननेस देख सकते हैं. जुडिशियल प्रोसेस तो फॉलो करना ही चाहिए. अब इस एनकाउंटर में भी अगर सरकार चाहती तो ये इसकी प्रोब बजाय कि वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारी को देने की बजाय, और क्योंकि सेंटर और यूपी में भी वही सरकार है, इवन CBI को मैं कहता हूँ कि देने की बजाय इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी करवा सकती थी, जैसे विकास दुबे के केस में. तो वो एक शायद आम पब्लिक को ज़रूर मैसेज जाता कि सरकार जो चाहती है कि न्याय में उनका विश्वास आम जनता का बना रहे, जो सरकार का एक वचनबद्ध सरकार को होना चाहिए कि हर एक नागरिक उनके तहत एक न्याय की पालना करे. अगर जुडिशियल प्रोब हो तो मेरा ख्याल है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन फील रिलैक्स कि इट इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय अ वेरी सीनियर जुडिशियल ऑफिसर एंड राइट काइंड ऑफ ए प्रोब विल बी डन. अदरवाइज अगेन द क्वेश्चंस विल बी रेज्ड. वही मैं इस इनकाउंटर के बाद कुछ गैंगस्टरों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की शरण ली. उसमें एक लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है राजस्थान का, वो हरियाणा की जेल में है इस वक्त. उसने कहा पिटीशन दायर करके कि हो सकता है मेरा भी इनकाउंटर हो जाए. इतना डर क्रिमिनल्स के अंदर बैठ गया. कानून से जो है वो कानून की से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि कानून हमें प्रोटेक्ट करे. तो इस तरह के फियर को, इस तरह के डर को कैसे खत्म किया जाए जो आज आ चुका है? इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि अगर सरकारें चाहती हैं और सरकारें वचनबद्ध हैं और होनी चाहिए कि जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो प्रिवेल करना चाहिए, तो सरकारों को ये डर खत्म करना चाहिए. अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर किसी की बात में क्रिमिनल हैं, अगर उनके ऊपर कोई केस है, तो वो एक जुडिशियल एक्शन थ्रू कोर्ट उनके अगेंस्ट होना चाहिए, ना कि पुलिस खुद ही FIR लिखे,
पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस खुद ही कोई एनकाउंटर बनाए। ये ट्रेनिंग बंद होनी चाहिए अगर ये है तो, अगर ये ऐसा हुआ है तो। और अगर कहीं मजबूरन में कहीं एनकाउंटर है, बहुत मजबूरी हो गई है, कोई एनकाउंटर और सबको दिख रहा है कि मजबूरी थी, एनकाउंटर करना पड़ा, उनके पास भी वेपन थे, इवन की पुलिस वाले या किसी और को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता था या पहुंचाया गया है, तो फिर भी लोग अपने आप को जस्टिफाइड समझते हैं कि सरकार के कर्मचारियों को ये मजबूरी एक्शन लेना पड़ा, हमारी सुरक्षा के लिए उनको ये एक्शन लेना पड़ा ताकि ऐसा कोई क्रिमिनल वहाँ से भाग ना जाए। पर यहाँ पर जो निहत्थे हैं और जो एनकाउंटर हो रहे हैं, ये कुछ अभी तक बात एसआईटी में ज़रूर कुछ हद तक क्लियर होगी, पर अभी तक बात इतनी क्लियर नहीं हो पा रही। लोगों में एक सवाल है और आपने बड़ा विस्तार से जवाब दिया, क्या आप इसकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से या हाई कोर्ट के जस्टिस से जांच की मांग करेंगे? मैं कहता हूं कि सरकार को खुद ही ये स्टेप लेना चाहिए था। लोगों का कॉन्फिडेंस ही सरकार में तब बनता जब सरकार अपने अफसर्स की बजाय, जहां पर प्रदेश के होम मिनिस्टर ने जो क्लीन चिट दे दी हो पुलिस को, जहां पर कोई पॉलिटिशियंस ने या सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने क्लीन चिट दे दी हो अपनी फोर्स को, मैं समझता हूं उस इवेंचुअलिटी में सरकार को खुद ही चाहिए कि अब कोई इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट प्रोब मेरा ख्याल है जुडिशियल प्रोब से ऊपर नहीं हो सकती। कमलजीत जी ने बड़े विस्तार से विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में चर्चा की और इसको कहीं ना कहीं उन्होंने गैर कानूनी घोषित किया और गैर कानूनी बात कही। उन्होंने कहा इस तरह का प्रावधान, इस तरह के तौर तरीके नहीं होने चाहिए, जो प्रोसेस है कानून का, जो लॉ का प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। वहीं कमलजीत जी, देर से मिला न्याय न्याय नहीं कहलाता, और इन दिनों कोरोना, ड्यू टू कोरोना वायरस जो है, सब कुछ लॉकडाउन है, खासकर अनलॉक होने के बाद भी अभी जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो कोर्ट्स हैं, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो बड़े कम बैठ रही हैं और लोगों को पूरी तरह जो है जस्टिस, पूरी तरह से उनके जो हित हैं वो प्रोटेक्ट नहीं है। आप बतौर सीनियर एडवोकेट आपके स्टेट हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, क्या उस प्रोसेस को उसी गति से, उसी पटड़ी पर जो है, जो न्याय जैसे बिफोर कोरोना वायरस महामारी के चलता था, क्या वही प्रोसेस चल रहा है आज भी, या वो धीमी होगी गति? गति डेफिनेटली धीमी हो चुकी है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। ये जजेस ने कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास इसकी। जो हालात बनते जा रहे हैं और जितने रोज़ के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट आज के दिन ये 29,000 प्लस पॉजिटिव केसेस आए हैं इन लास्ट 24 आवर्स। जो इतने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और इतनी डेथ्स बढ़ गई हैं, तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का हमारी मजबूरी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस हो। नहीं, मैं फिजिकली अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मोटा सा सवाल करूंगा कि इस वक्त हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं? हाई कोर्ट में इस समय 55 जजेस हैं। 55 जजेस है। क्या वो 55 के 55 जजेस जो हैं थ्रू वीसी जो है सुनवाई कर रहे हैं? मेरे देखो, हम हाई कोर्ट तो नहीं जा पा रहे, ना ही फिजिकली अपीयर हो पा रहे हैं, पर जहाँ जहाँ भी हमारे केसेस लगते हैं, तो अगर वर्कलोड हो 55 जजेस के लिए, या जो इन्होंने अर्जेंट केसेस लगाने का प्रावधान करा हुआ है, हाई कोर्ट ने एक सिस्टम बना रखा है कि ये जो केसेस है जो उनको अर्जेंट ट्रीट किया जाएगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं शेंडिया साहब, जो फिजिकल अपीयरेंस के बिना चल ही नहीं सकते। जैसे कि रेगुलर सेकंड अपील की मैं बात करूं तो उसमें काफ़ी रिकॉर्ड होता है। जैसे कि रेगुलर केसेस की मैं बात करूं, उसमें पुराना रिकॉर्ड बहुत डिग आउट करके कुछ एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ओरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो पढ़नी होती हैं, तभी आप कोर्ट को बता सकते हो, दिखा सकते हो कि निचली कोर्ट ने उनको अप्रिशिएट करा है तो वो कैसे अप्रिशिएट हुआ है, या उसको अप्रिशिएट ही नहीं करा गया। तो उन केसेस में, एक मिनट जी, तो उन केसेस में फिजिकल अपीयरेंस के साथ ही हम कर सकते हैं। जहाँ तक बात है आजकल हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, और आपने जैसे कही कि बहुत लिमिटेड से केसेस लग रहे हैं और शायद पूरे जजेस कोर्ट भी ना होल्ड कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस साहब खुद ही देखते हैं कि इतने जितने केस नेक्स्ट डे लगे, अभी परहैप्स कितना कुछ स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। पर जहाँ तक हमारे केस है, अगर कोई अर्जेंट मैटर है, अगर कोई मैटर है जिसमें इमीडिएटली कोई चाहिए रिलीफ, तो कभी रुकता नहीं है, ये अलाउ हो जाते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, हियरिंग के लिए आते हैं। मे बी हियरिंग इज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं, मैं आपकी इस बात से
सहमत हूँ कि अगर कोई अपील है जिसमें फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत है वो ना सुनवाई की जाए, लेकिन मुझे जो फीडबैक मिली है हाई कोर्ट से, लिटिगेशन जो लिटिगेंट हैं से, कि हाई कोर्ट ने एक एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया कि वो परमिशन देंगे कि ये यस करती है, हाई कोर्ट नो करती है। हाई कोर्ट की स्वीट विल होगी कि हाई कोर्ट किस चीज़ को सुनना चाहती है, किस चीज़ को नहीं सुनना चाहती। ये प्रोसेस को कहाँ तक आप उचित मानते हैं? इस प्रोसेस को बहुत रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है एसोसिएशन की तरफ से भी एटलीस्ट ये दिस शुड बी गिवन वे, दिस शुड नॉट बी फॉलोड। बट द ओनली पॉइंट इज कि जो केसेस जो इतनी इमीडिएटली जिसमें कोई रिलीफ नहीं है और जिसमें कोई हो सकता है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस 15 दिन 1 महीने तक हो, जैसे अब भी हाई कोर्ट सिर्फ 30 जून तक की बंद 31 जुलाई तक की बंद हुई है। तो उस प्रोसेस में अगर हाई कोर्ट को ठीक लगा, अगर जजेस को ठीक मेडिकल रिपोर्ट्स आई, स्टेट से रिपोर्ट लेते हैं और देखते हैं कि रोज़ का क्या हमारी कैजुअलिटी है, क्या पॉजिटिव न्यू केसेस आ रहे हैं, अगर हमारी कर्व जो है वो फ्लैट हो जाती है तो वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। मेरा ख्याल इसमें जजेस का कोई रोल नहीं है, तो हम सभी चाहते ज़रूर हैं। जजेस के ऊपर हमारा आरोप नहीं है, मेरा 2 टूक हम आपसे स्पष्ट तौर पे हाँ या ना में जवाब जानना चाहेंगे कि क्या जो 48 जैसे आपने बताया 48 जजेस 55 जजेस हैं, क्या वो जब तक कोरोना की महामारी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको एक इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तो क्या रूटीन में 55 के 55 जजेस को अपना काम शुरू नहीं कर देना चाहिए जब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये जीवन का हिस्सा बन गया जब तक दवाई है? ऐसे तो 5 साल अगर दवाई नहीं आई इसकी, तो क्या 5 साल तक ये ऐसे ही चलेगा? ऐसी बात नहीं है, मेरे हिसाब से सभी जजेस आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि जजेस की स्ट्रेंथ कम है या जजेस को बुलाया नहीं जाता है या कोई जजेस को छोड़ दिया गया या कोई जजेस आ ही रहे, नहीं, ये गलत बात है। जजेस आते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब जब आप सपोज आपकी नीड ही 30 जजेस से सेटिस्फाई हो तो चीफ जस्टिस को वैसे भी विचार करना चाहिए कि ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि कम से कम मुश्किल आए, लेकिन अगर वर्कलोड थोड़ा सा और बढ़ जाता है, जैसे स्लोली खोला जा रहा है काम को, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं, 55 के 55 जजेस ही काम करेंगे। चलिए, ये तो हमारे साथ कमलजीत जी चलते चलते अनलॉक हो चुका है, अनलॉक 2 चल रहा है, लेकिन देखने में आया कि लोग जो हैं अब कोरोना वायरस को लेकर गंभीर नहीं है। मास्क का कम यूज हो रहा है, सैनिटाइजर का यूज होना बंद हो गया है, लोग हाथ नहीं धो पा रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, बिहाइंड द कल्चर कहीं ना कहीं शादियाँ फंक्शन एंजॉय चल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए, देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि बड़ी मुश्किल से इस चैन को डिमोलिश करने की कोशिश की जाती है लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक चैन बढ़ा दी जाती है, ऐसे लोगों के लिए आपका ज्योतिकण वेब टीवी के माध्यम से क्या संदेश? मेरे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं सिर्फ अपने साथ वाले नागरिकों के बेनती कर सकता हूँ कि आपको चाहिए मास्क लगा कर रखना, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, गवर्नमेंट भी बार और सैनिटाइज अपने आप को करते रहना टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट भी बार बार हर माध्यम से, हर मीडिया से ये आपके लिए ही कर रही है कि आप एक सेफ डिस्टेंस रखिए। और ये जो आपने बात कही कि कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शन हो रहे हैं जहाँ पर लॉ को वायलेट किया जा रहा है, जहाँ पर सेफ डिस्टेंस को इग्नोर करा जा रहा है, जहाँ पर मास्क या सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है जी। ये मैं कहूँगा कि हमें रोक देना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी जो सरकार, प्रदेश सरकारें हैं, उन्होंने अब FIR भी लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। अब अगर ऐसा कोई मुद्दा आपके पास आए, जब मेरे पास आए, हमें इतला देनी चाहिए, हमें भी अवेयरनेस दिखानी चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और उस इतला के बाद अगर वो सच पाई जाए तो जो ऑर्गेनाइजर है, होस्ट है, उसके ऊपर तो ज़रूर FIR होनी चाहिए। एक होस्ट के ऊपर, एक जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, फंक्शन होटल में हो या कहीं पर बैंक्वेट हॉल में हो, उनके ऊपर भी, ताकि उनको परमिट ही नहीं करने चाहिए जो लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट अब गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं। मैं कमलजीत जी जनहित में भी आपसे सवाल करना चाहूँगा, बीइंग ह्यूमन, लगातार लॉकडाउन के बाद भी, अनलॉक होने के बाद भी जिम, स्कूल, कॉलेज बंद हैं, टीचर्स की फीस, जिम के जो मालिक हैं, क्योंकि आम आदमी जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, लो
उसके लोग हैं वो तो लाइन में लग सकते हैं, राशन की लाइन में लग सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। क्या आप सरकारों से मांग करते हैं कि उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि लगातार जिम तो लगातार बंद हैं? ऐसे है कि जो बिजनेसेस को बंद करना पड़ा, मजबूरी हो चुकी हुई है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी कोशिश करी है कि उनको सब्सिडीज़ दी जाएं, बैंक्स को भी आदेश दिए हैं, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत फंड्स स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करे हैं कि उस बिज़नेस को ताकि किसी हद तक रिवाइव करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये कहा है कि आपने किसी भी अपने एम्प्लॉय को निकालना नहीं है, उसको जब तक हो सके आप उसको पूरी सपोर्ट दें। अपनी तरफ से भी सरकारें बहुत सपोर्ट कर रही हैं। मैं इस बात का सरकार का अप्रिशिएट करना चाहिए था। जहाँ तक आपने स्कूल की फ़ीस का मुद्दा लिया, बच्चों को जो पढ़ाई नहीं हो रही तो स्कूलों की फ़ीस वगैरह के लिए, जहाँ तक गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि आपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को टर्मिनेट नहीं करना, आपने उनको सैलरी भी देनी है, आपने उनको प्रोटेक्टेड रखना है, तो अब स्कूल और जो स्कूल या कॉलेजेस जो भी ऐसे संस्था हैं वो अब सैलरी कहाँ से दे पाएंगे? तो हमें उस बात के लिए सोचना चाहिए। जिन बच्चों के पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमें जो इक्विटीज़ को है ना बैलेंस करना पड़ेगा। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, ये हमें सोचकर चलना चाहिए। जिन बच्चों के पेरेंट्स नौकरी में हैं, जिनकी आय पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिनकी सर्विसेज प्रोटेक्टेड हैं, जिनको सैलरी मिल रही है, जिनका बिजनेस में ठीक काम चल रहा है, जिनके पास बैंक अकाउंट्स हेल्थी हैं, उन पेरेंट्स को अपने आप खुद ब खुद आना चाहिए कि हम फीस देने के काबिल हैं, हमारे से लो, ताकि आप अपने टीचर्स को सपोर्ट करो। क्योंकि अल्टीमेटली यही स्कूल हैं जो आपके बच्चों को कल एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। और आप अपने बच्चों को ही नहीं, आप उन टीचर्स को भी आश्वासन दे रहे हैं, वो पेरेंट्स, कि हम आगे आए थे, हमने अगर खुद ब खुद फीसें जमा कराई, जो फंड जमा कराने वाला था वो फंड जमा कराया, ताकि ये स्कूल सरवाइव करें। एक बात मैं इस तरह और भी कहना चाहता हूँ, बहुत स्कूल और कॉलेजेस जो प्राइवेटली मैनेज्ड हैं, जो गवर्नमेंट नॉन एडेड हैं, उनके काफ़ी खर्चे होते हैं और बहुत ने ही लोन ले रखे हैं। गवर्नमेंट ने लोन को डेफर जरूर करा है, उनकी इंस्टॉलमेंट्स वेव ऑफ नहीं करी हैं, देनी तो पड़ेगी, तो उनके ऊपर एक बर्डन तो बढ़ता जा रहा है। रादर अगर इसके उल्ट हम सोचें, जो डेफर भी करी हैं, वो जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट का है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में मर्ज होकर उसके ऊपर भी ब्याज समेत बैंकों को देने पड़ेंगे। सो इसके लिए जो आपने मेरे को क्वेश्चन करा है कि स्कूल फीस या कहीं और जो खर्चे हैं, हर एक जगह सरकार से हम एक्सपेक्ट ना करें कि गवर्नमेंट के पास इतने ह्यूज फंड्स हैं कि जो वो हर एक छोटी छोटी जगह पर पहुंच पाएँ। गवर्नमेंट जहां तक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, किसी प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक हद तक चल सकती है हमेशा। उस हद के आगे हम सबका फर्ज है कि हम सब गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, पूरी तरह अपना फर्ज निभाएं, ताकि गवर्नमेंट हमारी और सिटीजन के साथ अच्छी तरह चल सके। ये थे हमारे एडवोकेट कमलजीत जी, जो सेक्टर 8 में, जिनका कोठी सेक्टर 8 में है, 730 नंबर कोठी है, सीनियर एडवोकेट हैं, एक प्रतिष्ठित वकालत और साफ सुथरी वकालत करते हैं, मेरिट के आधार पर जस्टिस जो है लोगों को दिलवाते हैं। और आज इन्होंने लंबी डिस्कस की, जहाँ इनकाउंटर पे डिस्कस की, हाई कोर्ट में जजेस को लेकर डिस्कस की, और कोरोना महामारी को कारण इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को अभी जरूरत है कि अब उनको लगता है कि अभी 30 जजों की जरूरत है, अगर ज़्यादा नीड महसूस की जाएगी तो वो ज़्यादा जजेस को वर्क अलॉट करेंगे। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जो है जरूर कमेंट्स डालिए, और हमारे ज्योतिकन वेब टीवी को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। शिवरंजन की रिपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।